चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पूरी तरह खुल के सामने आ गए। आर्टिकल 63 ए का जो केस जिसके लिए बेंच की तश्कीलें दी जा रही थी, नया बेंच बनाया जा रहा था, पुराने बेंचेस को खाड़ा जा रहा था, उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया और एक धुआंधार किस्म का लेटर लिखा, ये कह के कि जी मेरी गैर मौजूदगी को नई बेंच तश्कील देने की बुनियाद ना बनाया जाए। लेट मी शो यू कि एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक नाच तमाशा चल रहा है, जो लीड कर रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब। अब ये 5 रुकनी बेंच, कुछ दिन पहले आपको जैसा याद होगा एक ऑर्डिनेंस पास हुआ प्रेसिडेंट जरदारी की तरफ से। उसके बाद चीफ जस्टिस को इख्तियारात दोबारा दे दिए गए जो ले लिए गए थे उनसे पहले अमेंडमेंट के थ्रू। आर्टिकल 63 के अंदर के इख्तियारात दिए गए कि वो अपनी खुद ही बेंच बनाएंगे और जो चेंजेस अब वो करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोर क्रॉसिंग पार्लियामेंट के अंदर, क्रॉस पार्टी लाइंस वोटिंग, ये चीज जो इसी पीडीएम हुकूमत ने पहले रुकावट बनने के लिए बैन की थी, अब उसको दोबारा खोलने की कोशिश की जा रही है इस जजमेंट के साथ। उसके अंदर अब ये जो तनाव था, ये खुला तजाद जो था एक तरीके से, वो अब सामने उभर के आ गया है। और ये जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपने हम ख्याल बेंच तश्कील देने का की कोशिश थी और जजमेंट पास थ्रू करने की कोशिश थी। अमीन उद्दीन खान साहब थे उनके साथ, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब थे उनके साथ, मजहर आलम थे। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जी सॉरी, इस कैंगरू कोर्ट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और इनफैक्ट उन्होंने ये खत लिखा और रजिस्ट्रार को वो खत दिया और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस तक वो खत पहुंचा। अच्छा, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई कि जो नोटिफिकेशन इशू हुई या जो यहां तक कि कोई तश्कील नहीं दी गई, यानी बेंच का हिस्सा नहीं बने जस्टिस अख्तर, रिफ्यूजल उनकी की और वजाहत के बावजूद एक जजमेंट सामने आई है जिसके अंदर 5 जजेस का, और ये भी लिखा हुआ है कि जी ये जस्टिस मुनीब अख्तर तो अटेंड किया उन्होंने, यहां तक कि जो लाइव टेलीकास्ट हो रही थी उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं बैठे हुए थे। तो ये अब डेस्परेट सिचुएशन आके खड़ी हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जहां पे काजी फाइज ईसा साहब को पता है उनके पास अब 1 महीने से कम, एग्जैक्टली 1 महीने से कम का वक्त है अपनी एक्सटेंशन मंजूर करवाने के लिए। और अब हर चीज, हर कोशिश बेसिकली जारी है कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हश्र नशर करके, आइन का हश्र नशर करके इनको थ्रू कराया जाए। तो ये पूरी कार्रवाई जो हुई है, इसके अंदर बैरिस्टर अली जफर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्वाइंट है, उन्होंने क्या कहा इस चीज को लेकर, और ये रिव्यू पिटिशन आर्टिकल 63 के ऊपर जरा मुलाहिजा कीजिए। ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून ना आइन में उसकी गुंजाइश नजर आती है। यानी कि एक 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक जज साहब नहीं बैठ रहे, तो क्या 2 मेंबर्स बैठ के फैसले कर सकते हैं या नहीं? ये एक बड़ा आइनी बुरहान है, आइनी सवाल है और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला करना है। अच्छा, एक तरफ ये जंग चल रही है 63 ए के ऊपर, दूसरी तरफ जंग चल रही है ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स और लाहौर हाई कोर्ट का जो एक केस था इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के ऊपर। अब ये काजी कोर्ट ने या कैंगरू कोर्ट की जो बेंचेस हैं, 5 मेंबर बेंच ने एक यूनानिमस वर्डिक्ट दिया है कि जी पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की जो डिसीजन थी लाहौर हाई कोर्ट की, उसको नलिफाई कर दिया। तो अब ये लोग खुल के बिल्कुल सामने आ गए हैं, अपने लाइक माइंडेड जजेस की जजमेंट्स की बात कर रहे हैं और इनके तहफ़्फ़ुज़ में उतर आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर उन्होंने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है और मगर उन्होंने साथ साथ बताया भी है कि वो इतने क्यों हॉट हुए हुए हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर, ये इनको गर्मी कहां से मिल रही है, कहां से आ रही है और क्यों अभी वो ये करना चाह रहे हैं। जरा मुलाहिजा कीजिए। अगर 15% के लिए मैं आईनी अदालत वफाक में बना रहा हूं, तो पीपल्स पार्टी की सोच ये है कि सूबा सतह पे भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना जरूरी है, ताकि यहां भी जो आम केसेस हैं वो जल्दी भी उन लोगों को भी जल्दी इंसाफ मिले। अच्छा, ये तो है आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो एक टूल है बेसिकली अफवाज पाकिस्तान की क़यादत आसिम मुनीर साहब के, और वो क्या कह रहे हैं खुश खुश होके, मजबूरियां उनकी पता नहीं उनको किस जबरदस्ती
जबर का निशाना बनाया गया बिलावल। मेरे ख्याल से जबरदस्ती तो उनके साथ नहीं होगी, नहीं की होगी, वो वैसे ही रजामंद हो गए होंगे जो भी करना होगा उन्होंने। लेकिन ये सूरत हाल है, अभी हम क्लियरली लाइंस डिफाइंड हैं जिनको जोर जबरदस्ती के ऊपर सिंध की हुकूमत दी गई है। अगर तो ये नहीं होते तो आर्मी इतनी इजिली चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये कह रहे हैं कि जी हमारी जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, अभी चाहिए, अभी काजी के जाने से पहले चाहिए, 25 से पहले चाहिए, किसी भी तरीके से हो जाए बस ये, और मुकम्मल हो जाए, मैं वजीर आजम बन जाऊं, मुल्क गया भाड़ के अंदर। वैसे ही कराची का हाल तो आप जानते हैं, सिंध का हाल आप जानते हैं कि क्या है। अच्छा, ये कार्रवाइयां हो रही हैं, दूसरी तरफ गर्मियां यानी सरगर्मी एक तरीके से जारी है। ये जो एहतजाज की कॉल दी है अब इमरान खान ने, एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट एहतजाज मियांवाली, फैसलाबाद, भावलपुर के अंदर 2 अक्टूबर को, मीनार पाकिस्तान के अंदर 5 अक्टूबर को, और जुमे के रोज ये कहा जा रहा है कि अब सब एफर्ट्स होंगे कि डी चौक के ऊपर किसी भी तरीके से पहुंचना होगा। कुछ भी हो जाए वो कह रहे हैं कि जी डी चौक पे पहुंचना होगा, वरना ये आखिरी मरहला है उनके लिए बेसिकली जो चल रहा है। अब आर या पार वाला सीन है, उनका अपना भी तोशाखाना का केस चल रहा है, उसको भी बात करूंगा इसके बाद। मगर पहले सुने कि ये जो एहतजाज की अब कॉल दे दी है उन्होंने कि आर या पार वाली कॉल, कि 2 दिन भी लगेंगे डी चौक पहुंचने में तो पहुंचना होगा, उसके ऊपर उनकी बहन अलीमा खान का क्या मौकफ है उसको पहले सुनते हैं। उसके बाद अली अमीन गंदापुर का क्या मौकफ है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, उसे मुलाहिजा कीजिए। इमरान खान आज कह रहे हैं एहतजाज कभी रोका नहीं जाता, ना ही परसों इसको रुकना चाहिए था, ना ही कोई चीज कॉल ऑफ की जाती है। ये पहले आप क्लियर हो जाएं। अब जो एहतजाज होगा वो नहीं रुकेगा। ये टीवी पे बैठ कर ड्रामे करना, जी रास्ते खोले हुए थे, लोग अंधे नहीं है, तुम ये कुछ चैनलों को तो बंद कर सकते हो, वो भी जबरदस्ती और जबर से बंद करते हो कि ना दिखाओ, लेकिन तुम लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, लोगों की आंखें बंद नहीं कर सकते। जी, तो ये थी अलीमा खान और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंदापुर साहब। ये बात कर रहे थे जो एहतजाज की कॉल, मैस एहतजाज की कॉल दे दी है इमरान खान ने कि अब बस खुल जाओ, जो भी होगा होगा, अब होना है जो होना है। अब चीजें आमने सामने खड़ी हो गई हैं, ये लास्ट एक पुश है, आखिरी 25 दिन रहते हैं, इससे पहले ये आईनी तरमीम को पास करेंगे। ये इससे पहले ही अब ये फाइनल ओवर्स के अंदर ये गेम चला गया है। इमरान खान के ऊपर, उनकी अहलिया के ऊपर तशद्दुद इंक्रीज हो गया है। इनफैक्ट रातों को उनकी अहलिया के ऊपर बुशरा बीबी के जेल सेल के अंदर आके वो उनकी तलाशी करते हैं, उनके बिस्तर के ऊपर पानी छिड़कते हैं, और केसेस जो हैं उनके ऊपर डाले जा रहे हैं। ये अभी 2 और टेररिज्म केसेस डाले हैं उन्होंने। तो अब इसके रिस्पॉन्स के अंदर उनकी बेल पिटिशन भी डिनायल पे डिनायल हो रही है। अब अगली जो चार्जेस है, वो हियरिंग है, वो 2 अक्टूबर को है। मगर डिमांड अब क्लियर हो गई है, इमरान खान को बाहर आना होगा। इमरान खान के बाहर आए बगैर ये कहानी अब आगे इस तरह नहीं चल सकती, क्योंकि अब तो ये मुल्क जलने पे बात आ गई है ना। अगर तो मुल्क जलाना है, आज उनको, वो तो जला ही रहे हैं मुल्क को। अब इमरान खान को अंदर रख के वो क्या चाह रहे हैं, वो कि ये फसाद और बढ़े, क्या खाना जंगी हो, क्या रहे हैं? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लोग नहीं पीछे हटेंगे, और वो डरे हुए भी हैं। लोग नहीं, जो लोग इक्तदार के अंदर हैं। कंटेनर सिटीज इस तरह नहीं बनती, वो डर के बगैर कंटेनर सिटीज नहीं बनती। या लोग इतने जब निकलते हैं ना, तो फिर टीयर गैस शेलिंग, औरतों के ऊपर 80 साल खवातीन को पकड़ना, उनको गिरफ्तार करना, ये इस तरह नहीं होता। तो इसका मतलब कि आप अगर 80 साल खवातीन को ही आपने उठाना है, गिरफ्तार करना है, तो आप छोड़ दें बस फिर यार। इतनी जिद तो नहीं चाहिए हमें, माफ कर दो बस। तो खैर, अब सुने आखिरी में अली अमीन नईम पंजूथा साहब, जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं, अब एक तरीके से स्पोक्समैन भी बने हुए हैं उनके जाती, वो क्या कह रहे हैं इन केसेस को लेकर, मुलाहिजा कीजिए। तो तोशाखाना केस हो या अलकादर ट्रस्ट केस हो तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अलकादर भी चल रहा है और तोशाखाना का केस जो है वो जाकर सरकार ने ये अदालत के अंदर कहा कि ये जो केस है अब यहां पर नहीं चल सकता, क्योंकि इसकी मालियत जो है 50 करोड़ से नीचे है, 3 करोड़ और 20 लाख का ये केस है, तो इसको यहां से ट्रांसफर किया जाए FIA के पास। तो ये है फिलहाल सूरत हाल पाकिस्तान की।
एहतजाजों की कॉल और दूसरी जानिब एक स्टैटिसाइज्ड, एक बिल्कुल ही फिरौनसाइज्ड इक्तिदार जो डिस्कनेक्टेड हो चुका है लोगों से, जिसको लोगों के फीलिंग्स का, न्यूआंसेस का एहसास नहीं रहा, वो किसी भी हद पे जाने के लिए तैयार है। अब इसका क्या अंजाम होगा, ये महीना बहुत क्रूशल है आगे आने वाला, अक्टूबर का। जिस तरह सितंबर गुजरा, उससे पहले अगस्त गुजरा, अब अक्टूबर के अंदर ही डिसाइड होगा कि क्या होगा पाकिस्तान के साथ। और ये क्रिटिकल महीना है डिसीजन के लिए, कि पाकिस्तान के इक्तदार के लिए, उसकी मईशत के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।